जय हिंद। देखते हैं, जैसे अभी हमने हिंदी की पिछली क्लास देखा है, ठीक है। इस पिछली क्लास में हमने समझा था यमक अलंकार, और पिछली क्लास की जो अन्य वीडियो है आप सभी लोग देख लेंगे अलंकार श्रृंखला को अच्छे से समझने के लिए, जिनमें से आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ठीक है। आइए हम समझते हैं, अगला श्रृंखला को बढ़ाते हुए समझते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार का जैसे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेंगे। श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ या एक दूसरे से संबद्ध, ठीक। तो अर्थ की बात की जाए तो चिपका हुआ होता है, इसे संश्लिष्ट भी कह सकते हैं। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार का मतलब होता है, इसे हम छोटी भाषा में कहेंगे तो शब्द एक अर्थ अनेक। मतलब श्लेष अलंकार की विशेषता है कि शब्द एक होता है, अर्थ अनेक होते हैं। जैसे अभी हमने देखा था लाटानुप्रास में सीखा था, एक ही शब्द कई बार आता था लेकिन हर बार उसके अर्थ वही होते थे, वहां लाटानुप्रास अलंकार। हमने यमक में सीखा था जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आता था लेकिन हर बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहां पर आपका होता है यमक अलंकार। लेकिन श्लेष अलंकार में शब्द एक होगा और अर्थ इसके अनेक होंगे। परिभाषा के रूप में अगर हम इसे प्रतिबिंबित करते हैं तो श्लेष अलंकार वहां पर होता है जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ चिपका हुआ लग जाएगा। अब हम श्लेष अलंकार के भेद की बात कर लेते हैं। श्लेष अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद हैं, एक सभंग श्लेष, एक अभंग श्लेष। इंपॉर्टेंट, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से याद रखेंगे, सभंग श्लेष और अभंग श्लेष। सभंग और अभंग पेपर में आता है। सभंग और अभंग किसके भाग हैं? तो सभंग और अभंग अलंकार के भाग हैं। फिर आता है सभंग और अभंग किस अलंकार के भाग हैं? तो यह श्लेष अलंकार के भाग हैं। आप ये ध्यान रखेंगे। आइए कुछ समझते हैं। देखिए, जैसे ये इंपॉर्टेंट पेपर में बहुत बार आता है, ध्यान रहे ये, क्योंकि देखने में यह हम यमक है लेकिन है क्या? श्लेष। क्योंकि यमक में मैंने सीखा जहां पर एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं वहां पर यमक अलंकार होता है। देखो यहाँ पानी, 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 अर्थ इसके अलग अलग है लेकिन वह किसके पक्ष में है? इनके पक्ष में। यही ध्यान रखना है। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सूल, यानी पानी एक से अधिक बार है लेकिन हर बार इसको सोचना किसके विषय में? एक बार इसके विषय में सोचना, एक बार इसके संदर्भ में, एक बार इसके संदर्भ में। तो देखेंगे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सूल, यानी शब्द एक है, इसके अर्थ अगर हम मोती के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इसका मतलब होगा पानी यानी जल। अर्थात कहने का मतलब, यदि मोती आप जानते हैं इसको इंग्लिश में कोरल कहते हैं, ठीक है। तो मोती, आप मोती की बात कर लेते हैं। मोती बिना पानी के बेकार है, क्योंकि बिना अगर पानी नहीं रहेगा तो मोती का निर्माण ही नहीं होगा, यानी मोती नहीं पैदा होंगे, जिनमें इंग्लिश में कहते हैं कोरल। जैसे आप जानते हैं भारत का एक जो है केंद्र शासित प्रदेश है जिससे लक्षद्वीप, जो द्वीप मोतियों के द्वारा निर्मित है, यानी अगर पानी नहीं है तो मोती की चमक बेकार। हम ये भी कह सकते हैं रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सूल, मोती गए न उभरे, यानी एक बार मोती में पानी समाप्त हो गया तो मोती की चमक यानी मोती बेकार हो जाती, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में आप मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो मनुष्य के संबंध में देखेंगे, इसके संबंध में हो जाएगा चमक। मनुष्य के संबंध में देखेंगे हो जाएगा इज्जत। जैसे आप पढ़ते हैं पानी हो जाती है ना, इज्जत, इज्जत आप जानते हैं। देखेंगे मनुष्य के परिप्रेक्ष्य देखेंगे तो रहीमन इज्जत राखिए, हम कह सकते हैं पानी मतलब क्या होता है? इज्जत। रहीमन इज्जत राखिए बिन इज्जत सब सून, इज्जत गए न उबरे मोती मानुष चून। मतलब कह सकते हैं कि एक बार यदि इंसान की इज्जत चली गई तो इज्जत दोबारा बनकर नहीं आ सकती, है ना। जैसे आप देखते हैं समाज में लोगों के यहाँ लड़का और लड़की एक दूसरे से क्या करते हैं? प्रेम कर लेते हैं, कोई मतलब नहीं है, भाग जाते हैं। तो क्या करते हैं? वो स्वयं को हम देख लेते हैं, है ना, दूसरे की इज्जत को ध्यान में नहीं रखते। इस प्रकार से कहा जाता है कि इज्जत बचा कर रखनी चाहिए। तो यह कहा गया है कि इज्जत को बनाए रखना चाहिए, नहीं एक बार अगर इज्जत चली गई दोबारा नहीं लौटती है। यह मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। और चूना के संबंध में देखेंगे तो चूना कोई भी प्रकार का चूना, चाहे पान खाने वाला, चाहे दीवार का चूना हो, पानी के बिना बेकार एक पत्थर की भांति होता है कि नहीं? तो यही तो कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार है, ठीक है। आइए हम और आपको कुछ उदाहरण के हिसाब से बताते हैं। तो सभंग और अभंग किसके भाग हैं?
आप जान जाएंगे, वह भाग हो जाएगा श्लेष अलंकार के। ठीक है, देखते हैं हम श्लेष अलंकार के भैया कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखते हैं, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, मतलब सुवरन को खोजत फिरत कवि बेविचारी चोर। आप समझते हैं सुवरन का मतलब यहाँ बहुत अर्थों में है। कैसे कहा गया, चरण धरत चिंता करत, यानी चरण का मतलब पैर, धरत का मतलब जैसे ही धरते हैं, चिंता का मतलब चिंता करने का मतलब, करत का मतलब करते रहते हैं। यानी किसके किसके विषय में बात की गई है, कवि, बेविचारी और चोर। जैसे चोर की बात करते हैं, चोर किसी के घर में चोरी करने के लिए जाता है, तो किसी घर में चोरी करते जैसे है वह उसके घर में पैर रखता है। चरण धरत, चरण का मतलब पैर, धरत का मतलब जैसे ही पैर धरता है, चिंता करने की उसे चिंता सताने लगती है कि जिसके लिए वह चारों तरफ से चितवने लगता है, अर्थात देखने लगता है। एक प्रकार जब चोर किसी के घर में प्रवेश करता है तो वह चारों ओर देखते सुनते हुए आराम आराम से पैर रखता है ना, उसी तरह तो देखते हैं जब पैर रखता है, ऐसा ना हो कि जो है कोई जाग जाए, पता लगे पीट दिया जाए ना। तो ये तो सुवरन को खोजत फिरत, जब प्रवेश कर जाता है सुवरन खोजता है। सुवरन का मतलब उसके लिए धन होता है। चोर के संबंध में बात करेंगे तो सुवरन का मतलब होगा धन। क्या होगा, धन। खोजत फिरत यानी इधर उधर ढूंढता रहता है। ठीक, चोर के संबंध में देखेंगे तो वह घर में प्रवेश करता है तो जो है किसको, सुवरन। सुवरन का मतलब, सुवरन का मतलब धन संपत्ति खोज व लगातार करता रहता है। ठीक है, आगे हम व्यभिचारी की बात करेंगे। व्यभिचारी का मतलब हो जाएगा सुंदर स्त्री। यानी जैसे हम आप सभी जानते हैं, जो बहुत सारे लोग होते हैं जो व्यभिचारी, व्यभिचारी का मतलब जिनको प्रेमी कह सकते हैं, वो क्या करती है, उनके लिए जहां पर इस सुंदर स्त्रियों को देखा, सुंदर स्त्री या सुंदर लड़कियों को देखा, वहां पर क्या वो इधर उधर देखने लगते। कोई देखता तो नहीं, ये है वो है ना, मतलब कि समझते हैं मित्रता बन ही जाए मानो। तो वही तो व्यभिचारी, इनके लिए क्या, इनके लिए सुवर्ण का मतलब हो जाएगा सुंदर स्त्री। क्या हो जाएगा, सुंदर स्त्री। ठीक, सुंदर स्त्री हो जाएगा। यानी जो व्यभिचारी है, व्यभिचारी का मतलब हो जाएगा सुंदर स्त्री। आप समझ जाएंगे। गाँव में कहते हैं ठरकी जिसको कहते हैं। ठीक है, उनका कुछ और नहीं, उनका बस खाली सुंदर स्त्री दिखा जाए, समझ जाओ गिर जाएंगे, है ना, उनकी नीयत गिर जाएगी। तो क्या हो जाएगा, व्यभिचारी के लिए हो जाएगा सुंदर स्त्री। कवि की बात कर ली जाए तो कवि चाहे जहां पर होगा, कवि हर जगह पर जो क्या कर लेगा, वो जो है कीचड़ में भी अच्छे शब्दों की खोज करता है। कीचड़ में भी उसको कमल दिखाई पड़ता है, कमल। ठीक है, गुलाब, ये सब चीज दिखाई पड़ते हैं। अर्थात जो कवि के लिए व्यभिचारी का मतलब हो जाएगा अच्छे शब्द। क्या, अच्छे शब्द। आप जानते हैं अच्छे शब्द, समझ पा रहे हैं। यानी कवि का संबंध देखा जाए तो सुवर्ण का मतलब अर्थ हो जाएगा अच्छे शब्द। व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का अर्थ हो जाएगा सुंदर स्त्री, और चोर के लिए इसका मतलब हो जाएगा, सुवर्ण मतलब हो जाएगा धन। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। अगला बात है, अगले सवाल है, अगला सवाल की हम बात करते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है, जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई। मतलब जहां गांठ है, गांठ का मतलब बहुत सारे अर्थ है। जहां गांठ, जैसे हम आप सभी एक दूसरे के मित्र हैं, जिनमें से हम आपके बीच में कोई मतभेद हो जाती है तो वहां रस, ज्यादा अच्छी मित्रता नहीं रहती है। यानी अगर कोई हमारे आपके बीच में मतभेद हो जाता है तो ज्यादा अच्छी मित्रता नहीं होती है। यानी मित्र के संबंध देखा जाए तो गांठ का मतलब हो जाएगा मतभेद। ठीक, और गन्ने के संबंध में आप देखोगे तो जहां गन्ना होता है, गन्ना वैसे ही होता है, गन्ना इस प्रकार का होता है, आप जानते हैं, ये तो जहां पर गांठ उसकी होती, क्या गांठ में रस होता है, शायद नहीं ना, गांठ में रस नहीं होता, आप जानते हैं। तो मतलब गांठ का मतलब तहां रस नहीं, यानी जहां गांठ पड़ जाती है, अर्थात जब मतभेद हो जाते हैं, अच्छे रिश्ते नहीं रह जाते हैं। ठीक, वह मिठास नहीं रहती है। और गन्ने के संबंध में देखेंगे तो जहां पर गांठ होता है वहां रस नहीं होता। ये आपका गांठ का मतलब है, अलग अलग शब्दों में जैसे आप मान लेंगे उस हिसाब से। अगला है, मंगन को देख पट देत बार बार। यहाँ पर पट का अर्थ हो जाएगा, मंगन का मतलब भीख मांगने वाले। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे गेहूं कटेंगे, अब देखना बहुत सारे लोग होते हैं कि मंगतों को देखते हैं तो ऐसे दरवाजा खुले थे, लेकिन जैसे देखते हैं मंगता आ रहा है तो ऐसे दरवाजा बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर पट का जो है भीख मांगने वाले के लिए पट का अर्थ हो जाएगा दरवाजा का दरवाजा। लेकिन बहुत सारे और कुछ मंगन, मंगन का मतलब हो जाता है, हम ये भी कह सकते हैं
ये भी कह सकते हैं ऐसे लोग जो स्त्रियों को देखकर क्या करते हैं, उनकी समझ जाते हैं, भावनाएं खिसकने लगती है ना। तो देखते हैं जैसे कहीं पर कोई स्त्री और पुरुष दोनों खड़े रहते हैं तो आपस में जो है स्त्रियां जो होती मान लो बात करते रहते, बात करते करते जो है स्त्रियां अपने कपड़ों पर ध्यान देने लगती है, जैसे कपड़ों को सुरक्षित करने लगते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक पद का हो जाएगा वस्त्र, लग जाएगा। आप इसे ध्यान रखें, कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे हम अगला देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको श्लेष अलंकार समझ में आया होगा। ठीक है, सारे अलंकार समझ में आए होंगे। हम आपका समय एक ही प्रकार से इन्वेस्ट जो है खर्च नहीं करते अनावश्यक। ठीक है, इतना जरूर कहेंगे, आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ऐसे गुणवत्तापूर्ण और अच्छे वीडियो मिलती जाएंगी। ठीक है, जीएस है, हिंदी है, सब कुछ है। ठीक, आगे देखते हैं। आइए देखते हैं अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, कोई पेपर में ऐसे ही आते हैं, ध्यान समझिएगा। लिखा है नवजीवन, नव का मतलब नया, जीवन का मतलब जीवन, जीवन का मतलब आप जिंदगी देते हैं, जिंदगी। दो घनश्याम हमें, एक घनश्याम का मतलब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बात की जा रही है। भक्त कहता है भगवान श्री कृष्ण के कि हे श्री कृष्ण हमें नई जिंदगी दे दो, क्या करो, नया जीवन दे दो, अर्थात इस जीवन से हमें उद्धार करके एक नया जीवन दे दो। अगर इसको किसान के रूप में देखेंगे तो किसान के लिए जीवन का मतलब हो जाएगा जल, क्या हो जाएगा, जल। और घनश्याम का मतलब हो जाएगा काले बादल, क्या, काले बादल। यानी जो है किसान होते हैं, काले बादल। किसान जो होते हैं, किसान खेत में बैठे आशा लगाए रहता है काले बादलों की, वो देखता है और कहता है हे घनश्याम नव जीवन दो। नव जीवन का मतलब पानी बरसाओ। ठीक, तो यहाँ पर नव जीवन का मतलब अगर आप भगत और भगवान के विषय में देखेंगे तो घनश्याम मतलब श्री कृष्ण हो जाएगा, और इसका मतलब जो है नई जिंदगी हो जाएगा। और आप किसान के संबंध देखेंगे तो घनश्याम मतलब काले बादल और नव जीवन का मतलब पानी बरसना। ठीक है, अगला मधुबन की छाती, अगला एग्जाम्पल है मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। मधुबन का मतलब बाग, जैसे आप बगिया में देखते हैं, बागों में आप जानते हैं तो वहाँ पर अच्छे अच्छे फूल खिले होते हैं, है ना, फूल खिले होते हैं या और भी कुछ होते हैं। तो उसमें देखा जाता है कि कितने पेड़ सूख गए, कितने फूल सूख गए, है ना। तो वही मधुबन मतलब बाग, बाग में आप जाते हैं तो मधुबन की छाती को देखो, मतलब मधुबन यानी बगिए में देखो, एक प्रकार देखा जाए पूरा बाग जो होता है उसको देखो, उससे कितनी कलियां सूख गई, जैसे पेड़ सूख जाते हैं, फूल सूख जाते हैं, तो वो हो जाएगा। अगर इसमें मधुबन के अर्थ अगर हम पिता से ले लेते हैं, पिता के अगर पिता को देखा जाए तो जैसे हम आप सभी कई भाई बहन होते हैं तो हमारे यहाँ के पिता होते हैं, तो एक प्रकार देखा जाए पिता हमारे आप सबके बाग के रूप में होते नहीं होते, बाग नुमा होते हैं। जो पिता होते हैं, पिताजी एक बाग के रूप में होते हैं, और हम आप सबकी क्या होते हैं, उनकी कलियां होते हैं। ठीक है, हम आप सबकी उनकी पुष्प या कलियां होते हैं। तो पिताजी के जैसे हम आप सभी पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के लिए आते हैं, नौकरियों की तैयारी करने के लिए आते हैं, तो पिताजी पैसे आदि देते हैं उसमें से, लेकिन नौकरी नहीं मिलती तो पिताजी क्या करते हैं, हम आप उनकी सबकी पिताजी की क्या जो है सूखी हुई कलियां है, क्या है, सूखी हुई कलियां है, तब तक जब तक नौकरी अभी नहीं मिलती है। क्योंकि हमारा आपका काम है पढ़ाई करना, लेकिन वैकेंसी लाना ये हमारा काम तो नहीं ना, हम आप तो नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें, तो जब तक नौकरी नहीं मिले तब तक क्या है, हम आप सभी अपने पिता अर्थात मधुबन रूपी पिता के जो है सूखी कलियां है ना, समझ जाएंगे आप। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप ध्यान रखेंगे, और यदि आपको अच्छा लगता हो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।